कहते हैं दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वक्त मिलते ही आप पर पलटवार जरूर करता है। बांग्लादेश के लिए भी अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपनी सारी मर्यादाएं भूल चुकी है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते जो पुराने थे और ज्यादा खराब हो रहे हैं और मोहम्मद यूनुस का दो मुहा चेहरा भी अब सामने आ रहा है। यानी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था वो आज उस स्वरूप में बदल चुका है जो वास्तव में पाकिस्तान की ही परिभाषा को सीख रहा है, समझ रहा है और उसे अपने भीतर ढालकर एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में। और आज बात होगी इसी मुद्दे की। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से वहां बनी मोहम्मद यूनुस की काम चलाऊ सरकार लगातार भारत विरोधी रुख अपनाते हुए अपना काम कर रही है। वहीं अब वहां की एक हाईकोर्ट ने भारत के कुख्यात चरमपंथी और उल्फा नेता परेश बरुआ की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। कोर्ट ने इसके साथ पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी संगठन को हथियारों की तस्करी के मामले में एक पूर्व जूनियर मंत्री और 5 अन्य को बरी भी कर दिया। यह मामला भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को भेजे जा रहे हथियारों और गोला बारूद से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा बलों ने अप्रैल 2004 में चटगांव के रास्ते 10 ट्रकों में भरकर भेजे जा रहे हथियारों को जब्त किया था। इनमें 27,000 से अधिक ग्रेनेड थे, वहीं 150 रॉकेट लॉन्चर, 11 लाख से अधिक गोला बारूद, 1100 सब मशीन गन और 1.14 करोड़ कारतूस शामिल थे। एक सरकारी वकील ने बताया कि हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने उल्फा नेता परेश बरुआ की जो उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी उस मौत की सजा को अब कम कर दिया गया है बांग्लादेश की इस समय जो सरकार है यूनुस की उसके द्वारा, और आजीवन कारावास में तब्दील करवा दिया गया है। और यह सब कुछ हुआ है यूनुस सरकार के इशारे पर हाईकोर्ट के द्वारा। बरुआ इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुआ था। माना जा रहा है कि वो इस समय चीन में है। वकील ने बताया कि हाईकोर्ट की जस्टिस मुस्तफा जमान इस्लाम और जस्टिस नसरीन अख्तर की पीठ ने पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फुज्जमा बाबर और 6 अन्य को बरी कर दिया जिन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी की सजा से बचने वाले 5 अन्य लोगों में पूर्व महानिदेशक सैन्य खुफिया बल DGFI के रिटायर्ड मेजर जनरल रज्जाकुल हैदर चौधरी, सरकारी उर्वरक संयंत्र CUFL के पूर्व प्रबंध निदेशक मोहसिन तालुकदार, इसके महाप्रबंधक इनामुल हक, उद्योग मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव नूरुल अमीन और जमाते इस्लामी नेता मोतीउर रहमान निजामी शामिल हैं। कहा जाता है कि संयंत्र स्थल का उपयोग उल्फा के लिए हथियारों के परिवहन के वास्ते किया जाता था। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद वहां एक तरह से भारत विरोधी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। वहां हर कोई भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, भारत के विरुद्ध ही बोलता जा रहा है। हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं, भारतीय सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में अलगाववादी तत्वों को समर्थन की बात की जा रही है। विवादित नक्शा जारी कर असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को अपना हिस्सा बताया जा रहा है। बांग्लादेशियों के द्वारा ये हरकतें किसी संगीन अपराध से कम नहीं है। इतना ही नहीं, कृतज्ञ बांग्लादेशियों ने हमारे प्रधानमंत्री की पोस्ट पर आपत्ति जता दी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को विजय दिवस के उपलक्ष्य में लिखा था, आज विजय दिवस पर हम उन वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। उनके असाधारण बलिदान को श्रद्धांजलि। उनका बलिदान सदैव पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और हमारे राष्ट्र के इतिहास में गहराई से अंकित रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता नाराज हो गए। यूनुस सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पीएम मोदी की पोस्ट के विरोध में लिखा कि मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का विजय दिवस था। भारत इस जीत में एक सहयोगी मात्र था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन एहसान फरामोशों को शायद इस बात का इल्म नहीं कि इस जंग में भारत के करीब 1400 सैनिक शहीद हुए थे। नजरुल की यह टिप्पणी हमारे शहीद सैनिकों का अपमान कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान करती है। शेख हसीना के शासनकाल में भारत विरोधी गतिविधियों को पूरी तरह हतोत्साहित किया जाता था, लेकिन अब तो अंतरिम सरकार के नेता ही भारत को गरियाने में लगे हुए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने विजय दिवस पर फेसबुक पर एक विवादित नक्शा साझा किया, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि बाद में उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। इसी तरह ढाका यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन प्रोफेसर शहीदुल जमा ने बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में अलगाववाद को बढ़ाने की वकालत की। बांग्लादेश किस हद तक जा सकता है, इन बयानों से समझा जा सकता है। विदेश सचिव स्तर पर अपना पक्ष रखना ही काफी नहीं होता। हमें बांग्लादेश को बताना होगा कि हम बांग्लादेश को बना सकते हैं तो उसे सबक भी सिखा सकते हैं। हम द्वापर युग में नहीं रह रहे जो शिशुपाल की 100 गालियों का इंतजार करें। अब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। हमें बांग्लादेशियों की हरकतों का जवाब देना ही होगा, वरना भारत के खिलाफ वहां जहर बढ़ता ही रहेगा। बांग्लादेश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट के संयोजक हसनत अब्दुल्लाह ने भी पीएम मोदी की पोस्ट के विरोध में लिखा कि यह बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध था। पाकिस्तान के खिलाफ यह बांग्लादेश की आजादी थी, लेकिन मोदी दावा कर रहे हैं कि यह अकेले भारत का युद्ध था और केवल उसी की उपलब्धि थी। इस तरह के नैरेटिव से बांग्लादेश के अस्तित्व को नजरअंदाज किया जाता है। जब भारत इस आजादी को अपनी उपलब्धि बताता है तो मैं इसे बांग्लादेश की एकता, स्वतंत्रता और संप्रभुता के खतरे के रूप में देखता हूं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि भारत के इस खतरे के खिलाफ हम लड़ें। हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पूरे विवाद पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से भी वहां के पत्रकारों ने सवाल पूछा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि इस मामले में भारत को आधिकारिक जवाब भेजा जाएगा। तौहीद हुसैन ने कहा, कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर अपना विचार रखा है, हम अपने तरीके से जवाब देंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने विजय दिवस पर मुझे बधाई दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इशराको हुसैन ने भी पीएम मोदी की पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए लिखा, बांग्लादेश के विजय दिवस 16 दिसंबर पर नरेंद्र मोदी के भ्रामक बयान की मैं निंदा करता हूं और अपना विरोध दर्ज कराता हूं। मोदी की टिप्पणी हमारी संप्रभुता, हमारा मुक्त युद्ध, हमारी शहादत और मर्यादा के खिलाफ है। इस तरह के रुख से बांग्लादेश और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में कोई मदद नहीं मिलेगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम की कथित फेसबुक पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मोहम्मद यूनुस की पहली पत्नी ने बांग्लादेश को छोड़ा था। दरअसल बांग्लादेश के केयरटेकर पीएम और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके मोहम्मद यूनुस की जिंदगी सिर्फ उनके प्रशासनिक और सामाजिक योगदान के लिए ही नहीं, बल्कि उनके निजी जीवन के अनोखे और उलझे पहलुओं के लिए भी चर्चा में रही है। हाल ही में उनकी बेटी मोनिका यूनुस से जुड़े विवादों ने उनके जीवन के पुराने पन्नों को फिर से खोल दिया है, जिससे उनकी पहली पत्नी वेरा फोरेंस्टोको को भी पूरी तरीके से चर्चा में ला दिया गया है और उनका भी जिक्र प्रमुखता से किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस की निजी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से आखिर क्या हैं। साल 1967 में जब मोहम्मद यूनुस पीएचडी करने के लिए अमेरिका के वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी गए तो उनकी मुलाकात एक रूसी लड़की वेरा फोरेंस्टको से हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और यह रिश्ता जल्द ही प्यार में तब्दील हो गया। 3 साल के प्रेम संबंध के बाद 1970 में दोनों ने विवाह कर लिया।
शादी के बाद यूनुस और वेरा ने 1972 में बांग्लादेश का रुख किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और 1977 में उनके घर में एक बेटी मोनिका यूनुस का जन्म हुआ। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके रिश्ते में खटास आने लगी। शादी के कुछ साल बाद ही वेरा और यूनुस के रिश्ते में दरार पड़ने लगी और गहराने भी लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि वेरा को 3 महीने की बेटी को लेकर अमेरिका के न्यू जर्सी जाना पड़ा। इसके बाद वेरा ने यूनुस से दूरी बना ली और उनके साथ संपर्क लगभग खत्म कर दिया। खबरों के मुताबिक वेरा के रूस के साथ बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी गहरे संबंध थे। माना जाता है कि बांग्लादेश में यूनुस द्वारा चलाए जा रहे कई प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग रूस से ही आती थी और ये फंड जुटाने में वेरा की अहम भूमिका रहती थी। भले ही मोनिका ने बचपन में अपने पिता को करीब से नहीं देखा, लेकिन 2004 में उन्होंने खुद मोहम्मद यूनुस से संपर्क साधा था। इसके बाद 2005 में वो पहली बार अपने पिता से मिलने बांग्लादेश भी आई थी। मोनिका ने अपनी पहचान खुद बनाई। वो पेशे से एक प्रतिष्ठित ओपेरा सिंगर हैं और न्यूयॉर्क की कई बड़ी ग्रुप्स के साथ काम कर चुकी हैं। वेरा से अलग होने के 3 साल बाद यूनुस की जिंदगी में आफरोजी आई। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की शोध करता थी। यूनुस से शादी के बाद आफरोजी ने बांग्लादेश में उनके साथ काम करना शुरू कर दिया और उनके नए जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई। हाल के दिनों में मोनिका यूनुस के मादक पदार्थ सेवन और ड्राइविंग विवाद ने यूनुस के निजी जीवन को फिर से सुर्खियों में ला दिया। हालांकि यह खबर बाद में झूठी साबित हुई, लेकिन इस विवाद ने उनकी पहली पत्नी और बेटी से जुड़े पुराने सवालों और चर्चाओं को एक बार फिर से हवा दे दी। अब एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस बुरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जमकर आलोचना हो रही है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।